लेक्चर नंबर 6 आपका हमारी हम लैंग्वेज डेफिनेशन को पढ़ने लगे हुए थे ऑटोमेटा में लैंग्वेज की डिफाइनिंग के वे। तो पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है जो उसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड था। ठीक है, हम लोग डिस्क्राइब करते थे और उसके ऊपर हमारे वर्ड जो जनरेट होने होते थे उसके ऊपर क्या करते थे, कुछ कंडीशन इंपोज करते थे। उस कंडीशन के मुताबिक हम लोग क्या करते थे, अपने लैंग्वेज जनरेट किया करते थे, अपनी लैंग्वेज बनाया करते थे। आज आपने दूसरा मेथड सीखना है। दूसरा मेथड का नाम है लैंग्वेज डेफिनेशन के डिफाइनिंग लैंग्वेज में, इसका नाम है रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है, अब हम रिकर्सिव वे से सीखेंगे कि लैंग्वेज को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ चुके हैं। रिकर्सिव जो डेफिनेशन है इसके अंदर डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं। कहता है देयर आर द 3 स्टेप टू यूज द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 3 स्टेप लिख दिए तो आपने जो मेथड अडॉप्ट किया उस मेथड का नाम क्या होगा, रिकर्सिव। ठीक है, तो रिकर्सिव मेथड का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप लोग सम बेसिक वर्ड, आप उस लैंग्वेज का सबसे बेसिक वर्ड क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि यार ये लैंग्वेज जो हम लोग जनरेट करने वाले हैं इसका ये बेस है। जैसे फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल हमें फैक्टोरियल की बेस क्या होती है कि 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1, ये बेस है। इसी के मुताबिक आगे क्या करते हैं, बाकी सारे फैक्टोरियल जनरेट होते हैं। इस तरह इवन लैंग्वेज के सबसे स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। तो 2 क्या है आपके इवन लैंग्वेज का बेस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेस वर्ड डिफाइन कर देते हैं लैंग्वेज का। स्टेप नंबर 2, आप दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड ऑफ डिफाइनिंग द लैंग्वेज। ठीक है, उस लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए मोर वर्ड जो जनरेट करने हैं, मजीद अल्फाज जो जनरेट करने हैं, उसका एक फार्मूला, उसका तरीकेकार, उसका एक रूल डिफाइन कर देते हो। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करते हो, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोस कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन अ लैंग्वेज। बस तीसरे में स्टेप में आपने ये लिख देना है कि भाई जो रूल आपने स्टेप नंबर 2 में पढ़ा है उसके अलावा कोई सा भी वर्ड जनरेट कर लो, अगर वो रूल के मुताबिक नहीं है वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। आपने बस ये 3 स्टेप लिख देने। 3 स्टेप लिख दिए तो आपने क्या किया है, रिकर्सिव मेथड अडॉप्ट किया है। मिसाल के तौर पर हम लोग सबसे पहले इवन लैंग्वेज ले लेते हैं। हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो इवन लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। इवन होता क्या है, हर वो वर्ड, हर वो आपके पास इवन जो होता है, हर वो डिजिट, हर वो नंबर जो 2 पे क्या हो जाता है, डिवाइडेबल होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो बेसिक कंडीशन इसकी क्या है, 2 कि 2, ये 2 का जो मल्टीपल होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। तो 2 आपके पास क्या हो गया, 2 क्या होगा, इवन हो गया। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी। फिर आपने स्टेप नंबर 2 लिखना है। स्टेप नंबर 2 में क्या बताओगे कि मजीद इवन नंबर हमने कैसे जनरेट करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, कह दिया कि सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक x है और वो x का एक इवन है। ठीक है, लेट्स सपोज x से मुराद यहां पे क्या है, 2 है। ठीक है, x हमारे पास क्या है, एक इवन है। देन मजीद इससे वर्ड कैसे जनरेट कर सकते हो, इस x के अंदर यहां तो 2 जमा कर दो तो जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। यहां मौजूदा जो भी आपका x है उसमें से 2 माइनस कर दो तो वो भी आपके पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, मैं फिर कहता चलूं, अगर लेट्स सपोज x यहां पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखिए 2 + 2 4 आ गया, 4 भी क्या है, इवन। ठीक है, यहां पे भी x जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 - 2 0, 0 भी क्या है, एक इवन। ठीक है, तो दोबारा आगे मूव करें, एग्जांपल थोड़ा और बढ़ा लें तो 2 + 2 4 आया था, अब x की जगह पे 4 रख लेते हैं तो 4 + 2 6 आ गया, 6 का एक इवन। अब x की जगह पे 6 रख लेते हैं। बहरहाल यहां पे x क्या कर रहा है, इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो भी आप लोगों ने मौजूदा x बना चुके हो, मौजूदा जो इवन नंबर बना चुके हो, उसके अंदर मजीद 2 ऐड कर देंगे, मजीद 2 माइनस कर दो तो जो वर्ड आपके पास आएगा, जो नंबर आपके पास आएगा, ठीक है, वर्ड सिर्फ अल्फाबेट के लिहाज से हो रहा है, बहरहाल आपने क्योंकि ये नंबर्स हैं तो यहां पर नंबर यहां डिजिट ही बोलना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी नया नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, इवन होगा। जो भी नया नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, इवन। वो जो नया नंबर आ गया उसको x की जगह पर रखो, उसमें मजीद 2 प्लस करो या माइनस करो, नया नंबर जो है वो भी आपके पास क्या होंगे, इवन। जो नया नंबर है उसे फिर पकड़ के इस फार्मूले में लगा दो तो आगे देखो आपके पास ये क्या कर रहा है, मोर वर्ड कंस्ट्रक्ट करने का रूल डिफाइन कर रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में ये लिख दोगे। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या कह दिया करना है कि भाई ऊपर जो आपके पास तरीकेकार बताया गया उसके अलावा जो भी आपके पास वर्ड, नंबर या स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमारे पास क्या होगा, उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। तो ये मेथड क्या, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमने इवन लैंग्वेज को क्या किया, डिस्क्राइब किया, बताया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं, सॉरी, रिकर्सिव। तो ये मेथड आपके पास क्या है, रिकर्सिव। इसमें हमने क्या करते हैं, 3 स्टेप में बताते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में क्या बताया गया, सबसे पहले बेस कंडीशन बता दी, फिर उसके अंदर मजीद वर्ड जनरेट करने का या मजीद
नंबर जनरेट करने का क्या करते हैं, रूल बता दिया। स्टेप नंबर 3 में क्या कहते हैं ना कि भाई इन रूल के अलावा जो भी आपके पास नंबर या वर्ड्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे मजीद एग्जांपल में मूव करते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, रिकर्सिव के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सी लैंग्वेज बनाना सीख लेते हैं या कौन सी लैंग्वेज डिफाइन करना सीख लेते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल के लिए बेस कंडीशन अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ये हमारी बेस कंडीशन है। सारे के सारे जितने भी फैक्टोरियल हैं इसी कंडीशन की बुनियाद पे क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। याद रहे 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हमें नहीं आता, हम उसे क्या करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का भी नहीं हमें आता तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, 5 का भी नहीं आता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाई 0 का फैक्टोरियल। और ये 0 का फैक्टोरियल जिसका हमें आंसर पता है तो हम 0 का फैक्टोरियल का आंसर पुट करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, ऊपर 1 के फैक्टोरियल की जगह रखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के फैक्टोरियल का आंसर आ गया, फिर 2 के फैक्टोरियल की जगह उसका आंसर रखेंगे, 3 का कैलकुलेट हो जाएगा, 3 की जगह उसका आंसर रखेंगे, 4 का कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक बेस कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही लिखा कि हमारे पास फैक्टोरियल की बेस कंडीशन क्या है, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये इसकी बेस कंडीशन है। ठीक है, और सो 1 इज द फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का सबसे बेस कंडीशन क्या आ गई कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, तो यानी कि 1 जो सबसे पहला नंबर ऐसा है जो फैक्टोरियल में शामिल है। ठीक है, फैक्टोरियल का सेट अगर बनाना शुरू करें तो सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे, सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप लोग, 1। मजीद इसे कैसे जनरेट होगी, जैसे अभी बताया कि अगर मैंने मजीद इसे जनरेट करना तो रूल ये है कि आपने क्या करना है, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, मिसाल के तौर पर 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल। ये मजीद रूल है आप लोगों ने जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन याद रहे मैथ के लिहाज से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे n जो सा होगा ऑलवेज ग्रेटर देन, आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पे आपने माइनस में नहीं ली। ठीक है, माइनस ऊपर ही रखते हैं, n की वैल्यू 0 ले सकते हो। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 0 ही है जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, या उससे बड़े नंबर। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, रूल आ गया जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मजीद किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जिसमें नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय उससे कम नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका आंसर नहीं पता तो 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई अप टू 7। कब तक, जब तक के बेस कंडीशन ही आ जाती है आप लोग ये रूल लगाते रहोगे। बेस कंडीशन के बाद आप लोग क्या करोगे, अपना आंसर कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे और फाइनली आपके पास 7 के फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में अगेन आपने यही कह देना है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोस कंस्ट्रक्टेड इन द अबव। ठीक है, इस रूल के मुताबिक जो आप लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उनके अलावा कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी वर्ड या कोई सा भी नंबर जो जनरेट होगा वो फैक्टोरियल का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह एक और मजीद एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ी थी, रिकर्सिव में पढ़े पैराड्रोम के नाम से। ठीक है, और अगर पढ़ने से पहले ही डिफाइन करता चलो तो हमने पढ़ा था कोई भी नंबर या स्ट्रिंग आपके पास गिवन है, अगर उससे आप रिवर्स कर दो, उल्टा करके लिख दो, उल्टी वाली और एक्चुअल वाली दोनों स्ट्रिंग अगर बराबर हैं या दोनों नंबर अगर बराबर हैं तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पैराड्रोम कहलाते हैं। तो कहता है हम लोग अब पैराड्रोम लैंग्वेज बनाने लगे। लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे पास क्या सिर्फ दो आपके पास अल्फाबेट है, ए बी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैराड्रोम क्रिएट होगा क्या होगा, ए और बी ही होंगे। तो ये हमारे पास ए और बी क्या होंगे, हमारे पास पैराड्रोम कहलाएंगे। ठीक है, सिंगल लेंथ वाले। उसके बाद डबल लेंथ में क्या आ जाएगा, डबल ए डबल बी आ जाएगा। ये दोनों भी क्या आपके पास पैराड्रोम, ए बी और बी ए दोनों पैराड्रोम नहीं है। ठीक है, रीजन भी आपको पता नहीं थी, मैं बताता चलता हूँ। हमने जब पीछे डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था पैराड्रोम के साइड में हमने ए लिखा था, बी लिखा था, डबल ए डबल बी, ए बी और बी ए को काउंट नहीं किया था। रीजन क्या थी, ए का उल्ट करो ए ही रहना है इसलिए पैराड्रोम, बी का उल्ट करो। ठीक है, क्योंकि ए की पोजीशन है, बी को डाल के बी लिखोगे उसकी जगह बी, तो बी का रिवर्स भी बी होता है, तो ये भी एक पैराड्रोम है। डबल ए ऐसे उल्टा करके लिखो, ये वाला ए पहले और ये वाला बाद में लिखें तो तब भी डबल ही आता है, इसलिए ये भी पैराड्रोम था। ठीक है, डबल बी है उनको भी उल्टा कर दो तो बी ये वाला पहले और ये वाला बी बाद में लिखो, ये भी क्या हो गया, पैराड्रोम। लेकिन ए बी लिखा हो, रिवर्स करो, बी पहले आ गया ए बाद में चला गया, तो अब आपके पास स्ट्रिंग और उसका रिवर्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी जो है एक पैराड्रोम नहीं है, बी आपके पास एक पैराड्रोम नहीं है। ठीक है, वो तमाम स्ट्रिंग जो आपके पास, वो तमाम स्ट्रिंग या वो तमाम वर्ड
ठीक है, जो आपके पास रिवर्स करने पे भी क्या होते हैं, एक्चुअल स्ट्रिंग की तरह ही रहते हैं, तो उसे हम लोग पैराड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के लिए आते हैं, इसमें क्योंकि दो अल्फाबेट हैं, ए और बी आपके क्या आ गए पैराड्रोम। तीन होते तो तीनों यहाँ पे लिख देते, चार होते तो चारों लिख देते। ठीक है, मजीद पैराड्रोम कैसे बनेंगे हम, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, एक्स कहते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स कोई सा भी हमारे पास क्या एक पैराड्रोम है। ठीक है, कहते अगर x यहाँ पे एक पैराड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास इसका फर्दर फार्मूला क्या है, इस x के जरिए आप लोग एक स्ट्रिंग बना लो और इसी स्ट्रिंग का रिवर्स भी इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास जो इस दोनों को मिला देने से, इन दोनों को मिला देने से आपके पास जो वर्ड बनेगा वो लाजमी तौर पे क्या होगा, एक पैराड्रोम होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर ये भी आपके पास क्या एक वर्ड है और ये भी आपके पास एक वर्ड है, यानी कि दोनों x से अगर रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराड्रोम। तो मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि x जो है हमारे पास यहाँ पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस x से हमने स्ट्रिंग बना ली डबल a। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई, इस स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होगा, वो भी डबल ही होगा, वो भी इसके साथ जोड़ दिया, तो ये जो नया आपके पास वर्ड बना इन दोनों को जोड़ देने से ये क्या है, पैराड्रोम ही है। ठीक है, अगर आपके पास x जो है हमारे पास क्या है जी, a और b है, x a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस दोनों a और b का रिवर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, इसके रिवर्स को इसके साथ जोड़ दो, तो ये जो नया आपके पास क्या है वर्ड आया, ये भी आपके पास क्या है, पैराड्रोम ही है। ठीक है, याद रहे मैं कह रहा हूं अगर x हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या x जो है इस फॉर्मूले के मुताबिक डबल x ले लेते हैं। ठीक है, एक x की वैल्यू a ले लेते हैं, एक x की वैल्यू b। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके स्ट्रिंग के साथ इसका रिवर्स जोड़ दो, ab का रिवर्स क्या होगा, ba। ठीक है, दोनों को जोड़ देने से जो आपके पास नई स्ट्रिंग आई, ये भी आपके पास क्या कहलाती है, पैराड्रोम कहलाती है। ठीक है, नीचे हमने वही तीसरा स्टेप रिपीट कर दिया कि इन रूल के अलावा जो भी आपके पास वर्ड बनेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, इस पैराड्रोम का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक 3 एग्जांपल आपसे डिस्कस की हैं। सेकंड मेथड पढ़े थे, ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन नाम है, इससे पहले आपने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन पढ़ी थी। लैंग्वेज को डिफाइन करने का पहला मेथड डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, दूसरे नंबर पे आपने रिकर्सिव पढ़ा है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर यहां तक कोई मसला आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मजीद इस लेक्चर इस सब्जेक्ट से जुड़े तमाम सब्जेक्ट थे यूनिवर्सिटी के बीएस प्रोग्राम के, बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस हैशटैग को यूज कर सकते हैं। टैग के अंदर आपने कोई भी स्पेस नहीं देनी। ठीक है, सर सानी पार्टनर इकट्ठा लिखे स्पेस के बगैर, तो एग्जैक्ट आपको मेरी सारी की सारी वीडियो वहां पर क्या हो जाएगी, अवेलेबल होंगी, जरूर सर्च कीजिएगा।